चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ज़माना वाकिफ़ कहाँ हमारी उड़ानों से, ज़माना वाकिफ़ कहाँ हमारी उड़ानों से। वो और थे जो हार गए आसमानों से। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। हौसला रखिए, चलते रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th। हमारी सीरीज़ के सेकंड वीडियो में मैं मनोज बिर्रा MGCI के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ कैसे करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आपने अगर अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार ज़रूर देखें और सभी मिलकर बच्चों के हित में एक कदम बढ़ाएं। इस सीरीज़ की जानकारी सभी बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज हर इंसान को, हर बच्चे को इसकी ज़रूरत है। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि MGCI का प्लेटफॉर्म है और MGCI एज अ सोशल वर्क इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है। अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। बच्चों को वेरियस एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन के अपडेट्स पहुंचाने के लिए इस चैनल का यूज़ होता है। और प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर डाल देता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था MGCI, व्हाट इज MGCI? दिस इज़ द ब्रांड ऑफ साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप का अपना एक अलग ब्रांड है जो वेरियस एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। साइंस ग्रुप के अंदर हमने 3 सब्जेक्ट देखे थे, बायोलॉजी, मैथ्स एंड एग्रीकल्चर। जिस तरह से बायोलॉजी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अपना अलग है, मैथ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अलग है, उसी तरह से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का भी अपना इंपॉर्टेंस अलग है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आने वाले समय में भी एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोप रहेगा। बच्चों की डिमांड पर सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, सबको लेकर के बात करेंगे। सर, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, ये तो हमको पता है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर की शुरुआत कब से हुई? तो बेटा 16 जुलाई 1929 में गवर्नमेंट ने ICAR की स्थापना की थी। ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसको 2 मुख्य काम दिए गए थे। पहला काम था रिसर्च एंड प्रोडक्शन, मतलब खाद बीज दवाई की बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण करना, किसानों की फायदे की चीज़ों को किसानों तक पहुंचाना और बड़े बड़े रिसर्च करना। हमारे देश में खाद बीज दवाई कब से आ रहा है? 1929 से। दूसरा काम था कृषि की पढ़ाई। अब कृषि की पढ़ाई करने के लिए पूरे भारत में लगभग 63 यूनिवर्सिटी हैं और इनसे मिला करके पूरे भारत में आज कम से कम 550 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जैसे हमारे MP में 2 यूनिवर्सिटी हैं, JNKVV जबलपुर और RVSKVV ग्वालियर। 2 यूनिवर्सिटी से मिला करके टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे MP के अंदर। उसी तरह से हर स्टेट में एग्रीकल्चर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बटे हुए हैं। अब ICAR के पास में एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि इतने सारे कॉलेजेस में, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को एडमिशन किस तरह से दिया जाए। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, बोला कि अपन एक काम करते हैं, पूरे भारत की 85% सीटें फिलअप करने के लिए हर स्टेट में अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे MP के अंदर MP-PAT होता है, छत्तीसगढ़ में CG-PAT होता है, बुंदेलखंड में BU-PAT होता है। इसी तरह से हर स्टेट में अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम होता है। बाकी 15% सीटों के लिए हम क्या करेंगे, तो खुद एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा CPAT। CPAT मतलब सेंट्रल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। CPAT को ही ICAR भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम जब दोनों में से कोई सी भी एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा 4 साल का BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है, 4 साल का BSc एग्रीकल्चर होता है। और इसके बाद भी अगर हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम 2 साल की मास्टर डिग्री मतलब 2 साल का MSc भी कर सकते हैं, नहीं तो बच्चों की BSc बेस पर भी एक अच्छी जॉब लग जाती है। ये जो 6 साल का कोर्स होता है ये पूरा गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से रहता है। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बच्चों की अच्छे से पढ़ाई होती है, कम फीस रहती है। जितनी फीस बच्चे भरते हैं उसका 60% भाग बच्चों को वापस स्कॉलरशिप में मिल जाता है। मतलब कम समय में, कम मेहनत में, कम खर्च में अपने जीवन में अगर अपन को कुछ अच्छा करना है तो एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट।
मैथ्स बायोलॉजी वाले बच्चे भी एग्रीकल्चर के अंदर आ सकते हैं। सर दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद में अगर हो बीएससी एग्रीकल्चर ही रहा है तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहा? तो डिफरेंस है बेटा बच्चे की सोच का। एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो नॉर्मल बच्चा पीएटी की तैयारी में लग जाता है। लेकिन एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर के बीएससी एग्रीकल्चर करना है। लुधियाना, पंजाब, श्रीनगर, पंतनगर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिसार, केरला, कर्नाटका, रायपुर, बरेली, कोयम्बटूर में जाकर के पढ़ना है। अलग अलग स्टेट के बच्चे आएंगे, उनके साथ में रह करके पढ़ना, नया नया कुछ सीखना, आगे बढ़ना। तो वो बच्चा फिर क्या करता है? आईसीआर की तैयारी करता है। पीएटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में हमारे एमपी के अंदर जो 16 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें से किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सीटों की संख्या लगभग 1220 के आसपास। आईसीएआर के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पूरे भारत के अंदर जो 63 यूनिवर्सिटी है उसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। सीटों की संख्या लगभग 4000 के आसपास। सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पहले कम थी फिर बढ़ी, आने वाले टाइम में भी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। एग्रीकल्चर में सीटों की संख्या कम है। सीटों की संख्या को देखकर ही अपन अंदाज लगा सकते हैं एग्रीकल्चर में स्कोप कितना होगा। एग्रीकल्चर के स्कोप को मैं कम शब्दों में आपके सामने रखता हूं। देखो, आज के 20 साल पहले हमारे देश में एक नारा चलता था, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। आपने भी सुना होगा। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे देश की 51 से 52% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, लगभग 50% के आसपास। लगातार कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि अपन ने देखा है जहां पर पहले खेती होती थी वहां पर प्लॉट कट गए हैं, कॉलोनियां बन गई है, रेलवे निकल गया, रोड निकल गए, ब्रिज बन गए हैं। कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। एग्रीकल्चर का लैंड लगातार कम होते जा रहा है। कारण क्या है? एग्रीकल्चर का लैंड कम होते जा रहा है, प्रकृति बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। मतलब आज के 20 साल पहले हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, हमारे देश की पॉपुलेशन थी यहाँ पर। आज हमारे देश की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। आने वाले 15 सालों बाद, 20 सालों बाद हमारे देश की 35 से 40% जनसंख्या कृषि पर आधारित रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर पूरे देश के लोगों को अनाज पुराना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। उस टाइम पर होगी टेक्निकल खेती, और अगर टेक्निकल खेती होती है तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों का स्कोप कहीं नहीं गया। आज भी एग्रीकल्चर में स्कोप की कोई कमी नहीं है। 2021 के न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं मैं, 9 जुलाई 2021 को न्यूज़पेपर में आया था। आरबीएस केवीबी ग्वालियर ने डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा से एमओयू किया है, समझौता किया है कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की उपाधि देने के लिए आपके यूनिवर्सिटी में 2 साल की डिग्री कराई जाए। बच्चे डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत 2021 का पहला बैच 22 बच्चों की बैच गई है कनाडा में जाकर के बच्चे बीएससी एग्री प्लांट साइंस की डिग्री करेंगे। अब अगर बच्चा कनाडा में जाकर के अगर बीएससी एग्री प्लांट साइंस की डिग्री करता है तो डेफिनेटली वो बच्चा भारत में आकर के तो आतंकी मचा देगा, स्कोप बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में स्कोप अभी भी कम नहीं है, आने वाले समय में भी कम नहीं रहेगा। स्कोप को थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, हम एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर पीएटी की अगर हम तैयारी करते हैं तो पीएटी की तैयारी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? अगर बायोलॉजी वाले बच्चे पीएटी के एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? मैथ्स वाले बच्चे अगर देते हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? देखो, जिन बच्चों ने 11th और 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से किया है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए जो पीएटी का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसमें एलिमेंट्स ऑफ साइंस 100 मार्क्स का रहेगा, जिसको हम AG1 बोलते हैं। एक होता है क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन, इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। एक होता है एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, इसमें से 50 क्वेश्चन मतलब टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। अब मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो ये सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है, तो बेटा फिर आपके लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपने अगर मैथ्स लिया है तो मैथ्स, बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स का एग्जाम पेपर आपका होगा। अब एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, बच्चे अगर बोल रहे हैं कि सर 11th 12th में हमने मैथ्स बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया तो था लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो बच्चे फिर चाहे तो एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी की एग्जाम भी दे सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या रहता है? पीसीएमबी
बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, क्रॉप एनिमल थ्योरिकल है, गांव से जुड़े हुए सब्जेक्ट है, इजीली बच्चा कवर कर सकता है। पीएटी के एग्जाम के कट ऑफ की अगर अपन बात करें, बहुत कम नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पीएटी में किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरी बात, आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन भी आप अगर गलत कर देते हो, 120 क्वेश्चन भी आपने अगर सही कर दिए तो आपका पीएटी में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब बहुत कम मार्क्स पर बच्चों का पीएटी में सिलेक्शन हो जाता है। आईसीएआर के एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें तो आईसीएआर में एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो देते हैं एग्जाम, उनके लिए एबीसी ग्रुप सबसे बेस्ट ग्रुप रहता है। एबीसी ग्रुप आपको पीएटी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। एबीसी ग्रुप के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो एग्रीकल्चर के रहेंगे 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी के रहेंगे हमारे पास में 50 क्वेश्चन, एंड केमिस्ट्री के रहेंगे हमारे पास में 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 600 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होगा आईसीएआर का। उसी तरह से अगर अपन मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बात करें तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस, मैथ्स लिया है तो मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, मतलब 600 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होगा आईसीएआर का। 600 नंबर के पेपर में से आपने अगर 450 नंबर प्लस स्कोर कर लिया है तो आपको इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। माइनस मार्किंग 1/4 माइनस मार्किंग चलता है आईसीआर के अंदर। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हो तो आपका हर गलत क्वेश्चन करने पर 1-1 नंबर माइनस होता जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। स्कोप की अगर अपन बात करें, सर एग्रीकल्चर में स्कोप क्या है प्रेजेंट टाइम में, अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करते हैं तो एक बात और बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब उद्यान शास्त्र भी होता है, फॉरेस्ट्री भी होता है। मैथ्स वाले बच्चे अगर 12th मैथ्स ग्रुप से करते हैं, पीएटी के एग्जाम में अगर पीसीएम ग्रुप से बैठते हैं तो उन बच्चों के लिए 1 पॉइंट और बढ़ जाता है, मतलब 1 डिग्री और बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं बीटेक एग्रीकल्चर। मतलब आपने अगर 12th मैथ से किया है, पीएटी के एग्जाम अगर आपने पीसीएम ग्रुप से दी है तो आप जबलपुर कॉलेज की 70 सीटों के हकदार हो बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए। बीटेक एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में जो नए नए इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, मशीनरी तैयार हो रही है, उनको डिज़ाइन करने का काम रहता है एग्रीकल्चर इंजीनियर का। स्कोप अच्छा है, कोई कमी नहीं है। स्कोप की अगर अपन बात करें, आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, चाहे बैंकिंग में जाओ, टीचिंग फैकल्टी में जाओ, किसी भी सेक्टर में आप जाओगे तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे की डिमांड आपको अलग मिलेगी। एग्रीकल्चर में अगर अपन जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में ग्राम सेवक की एक पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं RAEO, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, ग्राम सेवक। एक होता है SADO, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। एक होता है RHEO, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। SHDO, सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट होती है। ADO होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ADA होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। इफ्को के अंदर पोस्ट होती है, क्रबको में पोस्ट होती है। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो किसान अनाज पैदा करते हैं, जो गवर्नमेंट अनाज लेती है, उन अनाज को स्टोर करने के लिए एक जो सेक्टर रहता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है। और भी बहुत सारी पोस्ट होती है। DA होता है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, सीड इंस्पेक्टर होता है। मतलब मैं अगर बोर्ड के ऊपर लिखूँ तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सारी पोस्ट है एग्रीकल्चर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोस्ट सिर्फ उसे ही दी जाती है जिसने BSc एग्रीकल्चर किया हो। अगर पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो हर वो बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने बैचलर डिग्री की है, लेकिन यहाँ पर वही बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा जिसने BSc एग्रीकल्चर किया हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने पुलिस की वैकेंसी निकाल दी है 14,000, तो एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या कितनी रहेगी? 14 लाख, और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अंदर 1400 पोस्ट निकाल दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख बहुत हो गई। कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है एग्रीकल्चर में। आने वाले समय में एग्रीकल्चर का स्कोप और भी अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सीड केमिकल फर्टिलाइज़र की बड़ी बड़ी कंपनियां जो सीड केमिकल और फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करती है, 4th ईयर में डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब प्रोवाइड कर देती है।
बैंक में एएफओ की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसका काम रहता है किसानों से रिलेशनशिप बनाने का, वो पोस्ट सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को दी जाती है। कलेक्टर भी आकर के अगर बोल दे कि मुझे एएफओ बनना है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर जरूरी है। टीचिंग फैकल्टी की बात करूं, मध्य प्रदेश के अंदर 70% ऐसी स्कूलें मैंने देखी है जहां पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है लेकिन वहां पर टीचर नहीं है जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो। तो एग्रीकल्चर में स्कोप की कोई कमी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर का स्कोप हमारे हाथ में तब आएगा जब हम बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे। 12वीं एग्रीकल्चर करने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बच्चे अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लोअर सब्जेक्ट समझते हैं, 12वीं एग्रीकल्चर से करते हैं, बाद में किसी पास के कॉलेज में जाकर के बीए वगैरह की डिग्री कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो एग्रीकल्चर में आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में मैंने आपको बताया पीएटी का एक एग्ज़ाम है, एक आईसीआर का एग्ज़ाम है, एक और एग्ज़ाम होता है बीएचयू। बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय। काशी विश्वविद्यालय हमारे भारत की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट इस एग्ज़ाम का नाम है सीयूईटी। सीयूईटी के थ्रू बीएचयू की 163 सीटें फिलअप होती है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करता है एनटीए। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जिस तरह से बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए नीट की एग्ज़ाम, मैथ्स वाले बच्चों के लिए जेई की एग्ज़ाम, उसी तरह से एग्रीकल्चर में आईसीएआर और सीयूईटी की एग्ज़ाम भी एनटीए कंडक्ट करता है। अब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सिंपल सी बात है, अगर अपन एग्ज़ाम देंगे तो सिंपल सी बात है भैया, कंपटीशन आएगा। क्योंकि आपको अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो हज़ारों बच्चे और भी है जिनको बीएससी एग्रीकल्चर करना है। कंपटीशन अगर आता है तो हमें तैयारी करना पड़ेगी। तैयारी करने के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छे इंस्टीट्यूट की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, हम अगर एडमिशन लेते हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, उसको लेकर के हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, किसी भी कोचिंग में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है कोचिंग का रिजल्ट। अच्छी बिल्डिंग बनाने से, ब्रेंच टेबल लगाने से रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए तो मतलब है, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, फैकल्टी टीम होना चाहिए अच्छी। रिजल्ट किससे आएगा? फैकल्टी से आएगा। डेली क्लासेस होना चाहिए सर, रेगुलरिटी होना चाहिए। क्लास के अंदर छुट्टी आ गई मतलब जीवन खराब कर दिया, छुट्टी नहीं होना चाहिए, रेगुलर क्लासेस होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होना चाहिए टाइम टू टाइम। पता चले अपन पूरे साल तक तैयारी कर रहे, डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ गए, नंबर ही नहीं आ रहे। टेस्ट से ही पता चलेगा अपन कितने पानी में है। डाउट सोल्विंग होना चाहिए, मतलब अगर हम क्लास अटेंड करते हैं तो सिंपल सी बात है हमारे डाउट्स आएंगे, और डाउट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे की चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं होगी। डाउट्स हमारे क्लियर होना चाहिए। स्टडी मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल तक कुछ भी पढ़ रहे, एग्जाम में कुछ भी आ गया। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि आधा हिंदी में पढ़ा रहा है आधा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ना हिंदी वालों को समझ में आ रहा है ना इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा है। स्टडी रूम फॉर सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए अगर एक रूम मिल जाए कोचिंग क्लास के अंदर ही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रूम पर जा करके बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है, टाइम वेस्ट होता ही है 100%, तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। MGCI के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। MGCI 2005 से कंटिन्यू रन कर रहा है। 2005 में कोचिंग की स्थापना हुई थी, आज चल रहा है 2023, मतलब कोचिंग को लगातार 19 साल हो चुके हैं, और पिछले 19 सालों में कोचिंग सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे रिजल्ट के नाम से ही जाना जाता है। सर पिछले 19 सालों में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला बच्चा कहाँ से? तो पिछले 19 सालों में 14 बार मध्य प्रदेश की प्रथम रैंक MGCI से। सर वो 10 बच्चे जो सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, वो 10 बच्चे कहाँ से? तो हर साल टॉप 10 में से 5 या 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स MGCI से। ओवरऑल सिलेक्शन की बात करें, PAT में टोटल 1200 सीटें हैं। 1200 सीटों में से हर साल 400, 450, 500 बच्चे MGCI से। और आप किसी पर विश्वास मत करो, आप पास के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में जाओ, वहाँ पर जाकर पता करो, कॉलेज में 60 सीटें रहती है, 70 सीटें रहती है, उसमें से 35 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे MGCI के ही मिलेंगे आपको। ये क्वालिटी MGCI की। और सिर्फ PAT की रिजल्ट की बात नहीं, ICAR की रिजल्ट की बात करें, हर साल 99.9 परसेंटाइल, 99.5 परसेंटाइल बच्चों के रहते ही हैं। 2022 का जो ICAR का रिजल्ट था, आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी।
PAT ICAR BHU का रिजल्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कि सर 2020 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वैकेंसी निकली थी उसका रिजल्ट क्या रहा, तो 2020 में जो RAEO की एग्जाम निकली थी मध्य प्रदेश की प्रथम रैंक MGCI से, SADO की पोस्ट निकली थी मध्य प्रदेश की प्रथम रैंक MGCI से, RHEO की पोस्ट 2022 में निकली थी सेकंड रैंक MGCI से, SHDO की पोस्ट निकली थी 2022 में सेकंड रैंक MGCI से। क्वालिटी कंट्रोलर की अगर अपन बात करें तो क्वालिटी कंट्रोलर में सेकंड रैंक MGCI से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में सिक्स्थ रैंक MGCI से। मतलब MGCI का स्टडी मटेरियल इतना सटीक स्टडी मटेरियल है कि आप अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो MGCI इज द बेस्ट आपको मिलेगा। उसके रीजंस है, मैं अभी काउंसलिंग सीट पर बैठा हुआ था, काउंसलिंग सीट पर बैठा था तो मेरे पास एक बच्चे ने फ़ोन लगाया, बोले कि सर मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बच्चा राजस्थान से था, ICAR में मुझे सिलेक्शन लेना है, MGCI के अंदर सीट अवेलेबल है क्या बेच के अंदर। मतलब राजस्थान में बैठे हुए बच्चे को पता है कि MGCI इज़ द बेस्ट पूरे भारत के अंदर, लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सी कोचिंग में एडमिशन लें। रिजल्ट बेस्ड है कोचिंग का, हर साल रिजल्ट बेस्ड कोचिंग का क्यों रहता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कोचिंग की डायरेक्टर चेयर। फैकल्टी हर इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हर इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगी, लेकिन फैकल्टी को एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, फैकल्टी का शेड्यूल क्या होना चाहिए, फैकल्टी किस तरह की होना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं डायरेक्टर सर, और वहीं से रिजल्ट मैनेज होता है, कैसा शेड्यूल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। रिजल्ट बेस्ड है कोचिंग का, रिजल्ट बेस्ड होने की सबसे बड़ी जो रीज़न रहता है वो रीज़न रहता है कोचिंग की फैकल्टी टीम। अगर अपन MGCI की फैकल्टी टीम की बात करें तो MGCI में हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 से 3 फैकल्टी, हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 फैकल्टी बड़ी बात नहीं है, सभी फैकल्टी फुल टाइम इन द सेंस ये है कि उनको 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करना है, जिनके पास में शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं है। अब अगर हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 फैकल्टी है, सभी टीचर फैकल्टी फुल टाइम है, हर टीचर को कम से कम 12 से 15 साल का अनुभव है पढ़ाने का, तो ये सारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी भी ढंग से नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर भी नहीं है, एक टीचर 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब टीचरों की संख्या ज़्यादा होने से सबसे बड़ा फायदा बच्चों को ये मिलता है, डेली क्लास लगती है बच्चों की रेगुलर। एक टीचर अगर छुट्टी पर रहते हैं तो और भी टीचर्स हैं कोचिंग के अंदर जो बच्चों के डेली लेक्चर्स ले लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, मंडे टू सैटरडे बच्चों की डेली क्लास रहती है 5 घंटे की। बच्चे वीक में जो भी पढ़ते हैं उसका टेस्ट होता है संडे के दिन। सपोज करो आपका एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर चल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में आप पढ़ रहे हो एनिमल फीडिंग, पशु आहार। अब आपने अगर सोमवार से लेकर शनिवार तक सिर्फ पशु आहार पढ़ा है तो संडे के दिन जो टेस्ट होगा वो सिर्फ पशु आहार में से क्वेश्चन पूछेंगे। इससे फायदा ये होता है कि बच्चा पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से भी क्वेश्चंस मेकिंग करना सीख जाता है। मंडे टू सैटरडे क्लास, संडे टेस्ट होता है। क्लास खत्म होने के बाद या फिर स्टार्ट होने के पहले अगर बच्चा चाहता है कि सर मैं कोचिंग में बैठकर स्टडी करूं तो स्टडी रूम कोचिंग खुद प्रोवाइड करती है। मतलब MGCI खुद चाहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कोचिंग में। उससे क्या फ़ायदा होता है, बच्चे को जो भी डाउट आता है बच्चा डायरेक्ट टीचर के पास जाता है, केबिन में जा करके अपने डाउट सोल्व कर लेता है। क्योंकि एक टीचर क्लास में रहेंगे, 2 टीचर क्लास में रहेंगे, लेकिन एक टीचर तो ऐसे रहेंगे जो बाहर रहेंगे बच्चों के डाउट सोल्व करने के लिए। मंडे टू सैटरडे क्लास, संडे टेस्ट, वीक में एक बार टेस्ट होता है। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद में बच्चे का ग्रांड टेस्ट होता है। 2 महीने कंप्लीट होने के बाद में बच्चे का मेगा टेस्ट होता है। मेगा टेस्ट के अंदर कोचिंग के सभी बच्चों की लिस्ट लगती है, कौन से बच्चे ने कौन सी रैंक गेन की है। पहले पूरा फोकस सिलेबस के ऊपर रहेगा, उसके बाद पूरे सिलेबस का डबल से एक बार रिवीजन होगा। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम के पहले अप टू एग्जाम टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। टेस्ट सीरीज में बच्चों के पास कम से कम 10 टेस्ट रहते हैं जिनका लेवल रहता है PAT ICAR BHU लेवल का। मतलब बच्चा एग्जाम के पहले पूरे साल भर में इतने सारे टेस्ट दे देता है कि बच्चे को एग्जाम में ऐसा लगता ही नहीं कि हम टेस्ट दे रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं। प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होती है और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है। क्योंकि बच्चा जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो ना उसके साथ में कोचिंग क्लास है, ना तो उसके साथ में टीचर्स है, ना तो उसके साथ में पेरेंट्स हैं। बच्चे के पास में क्या रहेगा, उसके अंदर का नॉलेज और उसके पास की प्रैक्टिस। नॉलेज कहाँ से आएगा, डेली क्लास अटेंड करो, डेली अपने डाउट्स क्लियर करो। प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, टाइम टाइम पर टेस्ट दो, ऑटोमेटिक बच्चों का रिजल्ट निकलता है।
मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जो रियल में सेपरेट बैचेस चलाता है। बहुत सारे लिख देते हैं लेकिन चलती नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की क्लासेस अलग रहती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की क्लासेस अलग रहती है। ओवरऑल आप अगर परसेंटेज निकालो तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा एमजीसीआई। एमजीसीआई बहुत अच्छे से वर्क करता है, बच्चों के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस करता है। हर बैच के अलग अलग मेंटर्स बने रहते हैं, मेंटर्स के प्रॉपर गाइडेंस से बच्चा पढ़ता है और बच्चा अच्छा स्कोर करता है एग्जाम में। एक डाउट बच्चे का और है, मतलब प्रेजेंट टाइम में सभी बच्चों के साथ में एक डाउट चल रहा है कि सर पीएटी अगर बंद हो जाती है और आईसीएआर अगर होता है तो क्या होगा, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस रहेंगे। देखो पीएटी हमारे एमपी लेवल की एग्जाम है, मतलब मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही है पीएटी की सीटें। आईसीएआर ऑल ओवर इंडिया लेवल की एग्जाम है। पीएटी के अंदर सीटों की संख्या लगभग 1200, आईसीआर के अंदर सीटों की संख्या लगभग 4000। दोनों एग्जाम अगर मर्ज हो जाती है, प्लस हो जाता है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है भैया, सीटों की संख्या भी मर्ज हो जाएगी। अब एक बच्चा जो पीएटी की तैयारी करके पीएटी की एग्जाम अलग देता था, आईसीआर की तैयारी करके आईसीआर की एग्जाम अलग देता था, उस बच्चे के लिए दोनों एग्जाम एक हो गई है। अब मध्य प्रदेश की जो 1200 सीटें हैं ये तो मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए ही रहेगी, जैसे नीट के अंदर होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे स्टेट का बच्चा इन 1200 सीटों के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए 1200 सीटें तो है, लेकिन बच्चे ने अगर थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कर ली और उसके अगर अच्छे नंबर आ गए तो हो सकता है कि उसको आईसीआर के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। एग्जाम एक, कोर्स अनेक। कोर्स की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, एबीसी ग्रुप, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यही सब्जेक्ट ग्रुप आपको प्रेजेंट टाइम में पीएटी में भी अवेलेबल मिल जाएगा और यही सब्जेक्ट ग्रुप आपको बीएचयू की एग्जाम में भी मिल जाएगा। पीसीएम, पीसीबी ग्रुप से अगर अपन तैयारी करते हैं तो यही 3 सब्जेक्ट हमें पीएटी में भी देखने को मिलेंगे, आईसीआर में भी देखने को मिलेंगे। आप अगर पीसीएम या फिर पीसीबी ग्रुप से पीएटी की तैयारी करते हो अभी, तो पीएटी के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आईसीआर में अगर एग्जाम देते हो तो आईसीआर में मिलेगा, लेकिन दोनों अगर मर्ज हो जाती है, थोड़ी सी अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो आप एक ही एग्जाम दे करके एमपी के कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। आपके अंदर अगर नॉलेज अच्छा रहा, आपने अगर तैयारी अच्छे से की है, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेने का मौका भी मिल जाएगा। डिफरेंस ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अगर एक बच्चा अपना 80% पोटेंशियल लगा रहा है पीएटी के एग्जाम में, तो चाहे एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए फिर भी वो बच्चा 80% पोटेंशियल ही लगाएगा। मतलब उस बच्चे को जो सीट मिलना चाहिए थी वही सीट उस बच्चे को मिलेगी, चाहे पीएटी एग्जाम ले चाहे आईसीआर एग्जाम ले। और अगर पीएटी बोलता है कि हम आपके नहीं हो सकते, आप तो आईसीआर के पास में जाओ, आईसीआर अगर आपको बोल देता है कि हम तो भैया आईआईटी लेवल का पेपर पूछेंगे, तो भी एमजीसीआई के पास में इतनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, आईआईटी की तैयारी भी होती है कोचिंग में, कभी भी बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, बच्चों को संभाल लिया जाएगा। और पहली बात तो अभी ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, एग्ज़ाम अगर बंद होती है तो नोटिफिकेशन 1 साल पहले डलता है। अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं डला है, पर अचानक से भी अगर बंद हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। एमजीसीआई के स्टूडेंट को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमजीसीआई मिनिमम फीस के साथ में बेस्ट क्वालिटी देता है अपनी। आपको अगर लगता है कि सर हम इतना खर्च एफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि इंदौर रह कर के तैयारी कर सके, तो बेटा एमजीसीआई ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे फीचर्स हैं, जैसे बच्चों की डेली लाइव क्लास चलती है, क्लास के चलते अगर बच्चा टीचर से कन्वर्सेशन करना चाहे तो बातचीत भी कर सकता है। क्लास ख़त्म होने के बाद आपने अगर किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं की या फिर अटेंड कर भी ली है, तो भी हमारी क्लास का वीडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होकर के हमारी बैच के अंदर सेव हो जाएगा, जिसको 24/7 हम कभी भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। स्टडी मटेरियल बच्चों को कुरियर के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा दिया जाता है। अब आप अगर बोलो कि सर हम ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, इतने पैसे भी हमारे पास में नहीं है, तो एमजीसीआई ने 999 रुपये में एक डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है। डिजिटल कोर्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फ़ायदा जो डिजिटल कोर्स का है वो ये है कि डिजिटल बोर्ड के ऊपर क्लासेस रिकॉर्ड की गई है, जिससे बच्चे का कैचिंग पावर बढ़ जाता है। अब कैचिंग पावर कैसे बढ़ेगा? जैसे आपको अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी गाय के बारे में समझा रहे हैं, तो गाय का फोटो आपके सामने स्क्रीन पर क्लियर दिख जाएगा। अगर उनके किसी भाग के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं तो क्लियरली आपको दिख जाएगा, जिससे बच्चों को ईजिली समझ में आ जाता है। डिजिटल कोर्स 999 रुपये का है। इसके अंदर बच्चों को करीबन 350 के आसपास पीएटी के पूरे सिलेबस के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं।
एक बार डाउनलोड करने के बाद में बच्चा उसको कभी भी देख सकता है, डबल से नेट की ज़रूरत नहीं लगेगी। उसके अंदर स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाता है पूरा, और कम से कम 30 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका लेवल रहेगा PAT के एग्ज़ाम का। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 999 रुपये आराम से अपन कर सकते हैं खर्च अपने करियर को लेकर के। आप अगर 12th में भी हो तो 12th के साथ भी आप अगर डिजिटल कोर्स परचेस करते हो तो 12वीं के साथ में आपकी तैयारी चलती रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमने एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नीट को समझेंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। नीट के अंदर क्या क्या कोर्सेज होते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे और कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर जंप कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम में बैठने के लिए जो एलिजिबल रहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी सीरीज़ के 3rd वीडियो के साथ।